So everybody is ready to know that what is the light amplification by stimulated emission of radiation. ठीक है जी. Now the first question is, हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि लेजर और लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation, इसका मतलब क्या है? What does it mean? Anybody quick सा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं. What does it mean? Anybody? अब ये ऑलरेडी स्क्रीन चल रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है. जस्ट इन केस कोई इशू बनता है तो ये स्क्रीन छोटी करके ये सारी आईडी पासवर्ड डिटेल्स है. ठीक है. मीटिंग आईडी. अच्छा, मुझे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation किसे कहते हैं? रिकॉर्डिंग चलने देनी है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है, ठीक है, चल रही है रिकॉर्डिंग, चलने देनी. जब कोई हैंड रेज करेगा तो उसका वो अनम्यूट करना है, जो एंड पे क्वेश्चन है. जो लेजर एनर्जी मतलब लाइट में कन्वर्ट करती है उसको कहते हैं. देखें बेसिकली क्या है, जब हम एक लेजर का स्विच, आई वांट टू डिस्कस इट द वे दैट वी, और हमने किताबें और आर्टिकल्स और ये सब चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. टू अंडरस्टैंड इट वी नीड टू नो द टर्मिनोलॉजी. वी आर नॉट जजमेंटल हियर अबाउट एनीवन, वी जस्ट वांट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. लाइट एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये है कि अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैं अपने लेजर की लाइट, मैंने अपना स्विच ऑन किया, पावर सप्लाई आई, उनको भी देखना. दूसरा स्क्रीन शेयर जब होगी ना, प्रेजेंटेशन शेयर करनी है, स्क्रीन शेयर कहाँ पे स्क्रीन शेयर? डॉक्टर रोजीना मुनीर प्लीज आप माइक म्यूट कर दें. डॉक्टर सनिया आप सबका म्यूट माइक म्यूट करते हैं और फिर डॉक्टर नीलम का अनम्यूट करते हैं. एक मिनट, प्रॉब्लम है. कैसे होंगे? डॉक्टर रोजीना मुनीर प्लीज अपने माइक जो है ना म्यूट कर दे, वरना आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा. तीसरी वार्निंग दे रहे हैं आपको. कैसे ये मेरा म्यूट हो जाएगा ना? कैसे करना है ये म्यूट, मुझे बताते हैं थोड़ा सा. अच्छा ठीक है, म्यूट ऑल करने लगी हूँ और डॉक्टर नीलम का अनम्यूट करने लगी हूँ. सिर्फ डॉक्टर नीलम अनम्यूट करते हैं. अब ठीक है. क्लियर है जी? मैंने एक सवाल पूछा था, मुझे कोई जवाब देगा कि व्हाट इज लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन? इस जुमले का मतलब क्या है? Anybody wants to answer? No. Okay. तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सोचे. एक सिंपल सी मिसाल ले ले. एक ट्यूब को इमेजिन करें, ठीक है. इस ट्यूब को इमेजिन हमने किया, इसको हमने स्टिमुलेशन या एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, हमने अपना स्विच ऑन किया, ठीक है, लेजर मशीन का. तो क्या हुआ, हमने एक फोटोन को स्टिमुलेट किया. ये फोटोन इस ट्यूब के अंदर इमिट होके इस साइड पे आया. इस ट्यूब के दोनों एंड्स के ऊपर मिरर्स लगे हुए हैं. हमें पता है कि रिफ्लेक्टिव मिरर्स होते हैं. जब ये एक फोटोन स्टिमुलेट हुआ और ये ट्यूब के दूसरे एंड तक आया, ये वहां से रिफ्लेक्ट हो गया और इसने अपने साथ एक और फोटोन को स्टिमुलेट कर दिया. ये दो फोटोन मजीद चार, दो फोटोन्स को स्टिमुलेट करेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 स्टिमुलेट करेंगे 8, 16, 16, 32. तो हमने किया स्टिमुलेटेड इमिशन है ये, ठीक है जी. ये क्लियर हो गई बात? इसका मतलब है कि कैसे हम इस एक फोटोन को स्टिमुलेट करके रेडिएशन निकालते हैं. एग्रीड है ये बात? फिर भी हम लेजर लाइट बात करते हैं तो हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जी. जी बताइए, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो.
नहीं मैडम, आप कंटिन्यू रखिए कोई। अच्छा, हम जब भी लेजर लाइट्स पढ़ते हैं तो हम इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, ठीक है। लेजर में हमेशा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाने की सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? Anyone can write in chats. ओके, आई विल कीप ऑन टॉकिंग। इसका मतलब है टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर थोड़ा इंटरेक्टिव होता तो ज्यादा बेहतर है, सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। असल में कुछ लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, इनकी चूचा की आवाजें आ रही है, तो वो इस वजह से फिर नहीं इंटरेक्टिव कर सकते हैं। सॉरी मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारा इलेक्ट्रो, अच्छा, और ये स्पेक्ट्रम दिखाऊं कैसे लड़के में? ये मेरी वीडियो इस तरफ कैसे जाएगी? इसका मुंह में कैसे फेरूंगी? ऐसे? ओके, कॉन्सेप्ट ये है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाने से हमें क्रोमोफोर का पता लगेगा और हमें पता लगेगा कि किस जगह पे आइदर वो वेसल को टारगेट करेगा या वो मेलानिन को टारगेट करेगा, तो वो क्रोमोफोर चेंज हो जाएगा। अच्छा, देखिए, बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमेशा दिखाने की और पढ़ाने की वजह ये है, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सरेज, ये कॉस्मिक रेज, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूवी रेडिएशन, ठीक है। 400 to 700 के बीच में हमारे पास आ रहा है विजिबल लाइट, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इंफ्रारेड, जिसका मतलब ये है कि हमारा लेजर अगर आप देखें तो सारा, इसके बाद कौन आ रहे हैं? रेडियो वेव्स, टेलीविजन एंड माइक्रोवेव्स आ रहे हैं। इस एक्सट्रीम पे हमारे पास ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की रेंज में है। सो इंफ्रारेड का मतलब, जो मोस्टली हम एशियंस के लिए, क्योंकि हमने 1064 पे बात करनी है एनडीएक पे, इट फॉल्स इन द इंफ्रारेड जोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हिच सपोज टू बी मीन कि हमारे मरीज जब आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा मैं कितने लेजर के सेशंस ले सकती हूँ, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यहाँ ये आ जाती है कि जब तक मरीज लेना चाहे या जब तक उसके हेयर की रिडक्शन ना हो, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है और हम इसमें कैलकुलेटेड डोज डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। एग्रीड ऑन दिस? नॉर्मली जो एक्सरेज है, जो स्पेक्ट्रम के इस एंड पे आ रहे हैं, जब भी किसी भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय की रोटेशन एक्सरे पे होती है, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जब उसको पर्टिकुलर रेडिएशन मिल जाती हैं, उसकी रोटेशन कर दी जाती है, किसी और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन मिल चुका है, इसके बियॉन्ड वो मजीद रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर लेजर, because it does not come in electromagnetic radiation, they are non-ionizing radiation, और ये इंफ्रारेड है, जिसका मतलब है कि मेयर हीट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है क्लिनिकल। तो हम मरीज को कहेंगे कि जब तक आपके बाल खत्म नहीं हो रहे या जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप करवा सकती हैं, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन कैलकुलेटेड नहीं है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, अगर आपको देखें तो जो आपको वॉलेट कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर ये नजर आ रहा है, ये वो सारे लेजर्स हैं कि अगर इसको करते हुए हम जब टारगेट करते हैं पेशेंट को, जिसमें वैस्कुलर अलेक्जेंड्राइड या हमारा 532 एंड क्यू स्विच टैंडियाग आ जाता है या केटीपी आ जाता है, ये वो सारे लेजर्स हैं जो क्लिनिकली प्रैक्टिस में व्हेन वी डू देम वी ऑलवेज अपनी आंख ही नहीं खोल सकेंगे, और अगर हम खोलते हैं तो वो स्पार्क हमारी लाइट में जाता है, which can obviously end up in disaster। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इस जोन में ये वाले हमें ग्रीन लाइट देंगे और हम आंख नहीं खोल पाएंगे, यहाँ हम गॉगल पहनेंगे और यहाँ हम गॉगल नहीं पहनेंगे, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है सरफेस के साथ, स्किन के से, या अगर मिरर्स कमरे के अंदर लगे हुए हैं, तो हम जब ये वाला लेजर करेंगे तो भी इट इज इंपॉर्टेंट टू वेयर द गॉगल, ठीक है जी। तो ये दोनों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाने की कि अगर हमें पता है कि हम 532 क्यू स्विच टैंडियाग यूज कर रहे हैं, तो वी शुड बी वेयरिंग अ गॉगल, बिकॉज वी विल नॉट इवन एबल टू ओपन एन आई जब ये स्पार्क करेगा, ठीक है जी। तो ये विजिबल लाइट है।
तीसरा इसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जिन पेशेंट्स को आप लेजर के लिए इनरोल करते हैं, लेट्स से मेरे पास एक मरीज आता है और वो मुझे कहता है कि डॉक्टर नीलम मैंने ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कराना है, मैंने अलेक्जेंड्राइड उसके ऊपर यूज करना है, या मेरे पास क्यू स्विच रूबी लेजर 694 है, या मैंने उसके ऊपर व्हाट डू यू कॉल इट पल्स डाई लेजर यूज करना है। तो मरीज अगर मुझे कहेगा कि शुरू करना है तो मेरी हिस्ट्री में एक अहम सवाल क्या होगा जो मैं पूछूंगी कि तुम्हारी कितनी सनलाइट को सेंसिटिविटी है। तो जो हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं दे कैन रिएक्ट वेरी बैडली टू दिस रेंज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम ऑफ लेजर्स। ठीक है, तो अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी है टू लाइट प्रेजेंट करता है तो आपने हमेशा ऐसे मरीज के ऊपर छोटा सा पैच टेस्ट करना है या बहुत कॉशियस रहना है, मरीज को बताना है कि मुमकिन है कि हम क्यू स्विच 532 या रूबी लेजर या आपके ऊपर वैस्कुलर लेजर ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ये वेवलेंथ्स, डेफिनेटली वी शुड रिमेंबर देम, ये बहुत ज्यादा अहम है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हमेशा लेजर पढ़ाते हुए ये स्पेक्ट्रम दिखाने की ये तीन बातें थी कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, व्हेन टू, अगर स्पॉक कर रहे हैं तो हमारे गॉगल्स, और तीसरी बात ये आ जाती है कि नंबर ऑफ सेशंस हमने नहीं इसमें कोई पर्टिकुलर रेडिएशन नहीं जानी, और चौथी कि अगर कोई विजिबल रेंज के लेजर्स यूज कर रहा है और उसको फोटो सेंसिटिविटी है तो वी हैव टू बी कॉशियस। ठीक है जी, ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, अब हमेशा हमारा एक सवाल ये होता है, जो हम पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि बेसिकली लेजर लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट एंड कॉलिमेटेड। एग्रीड? ये हम सब हमेशा कहते हैं। जबकि जो लेजर्स नहीं है या आईपीएल है या एक आम बल्ब है वो पॉलीक्रोमेटिक है, ठीक है जी, नॉन कोहेरेंट है एंड नॉन कॉलिमेटेड है। ठीक है, अब इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है? अगर आप अगेन मैं आपको दिखाऊं ये वाला, मुझे डर मत जाएगा, मैंने मेकअप नहीं लगाया हुआ आज, एंड ऑफ द डे पे यही हालात होते हैं। लुक दिस slide on the, you can clear chromatic, non-coherent, polychromatic क्या है? Look at these waves, they are different wavelengths, ये एक wavelength में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये non-coherent light है, ठीक है, different wavelength है और different shapes हैं इन lights के, ठीक है। फिर अगर आप filtered light को देखें, again इसमें ये again they are polychromatic, multiple शेप्स है इन रेस के, ठीक है, और ये इन फेज नहीं है। जबकि ये आखिरी वाली इज द लेजर लाइट। अगर इफ यू लुक एट दिस, दीज द ट्रफ्स एंड द क्रेस्ट आर इन फेज विद ईच अदर। ठीक है जी, ये आप समझ आ रहे हैं? जिसका मतलब ये है कि जब भी हम लेजर की बात करते हैं और हम कहते हैं कि मोनोक्रोमेटिक है जी, ये कोहेरेंट है और ये कॉलिमेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम लेजर लाइट से किसी को टारगेट कर रहे हैं तो ये वेव एक ही फेज में जाके एक ही टारगेट को एड्रेस करेंगे। नंबर वन, इसमें मिनिमम डाइवर्जेंस होगी। कॉलिमेशन का मतलब ये है कि मिनिमम डाइवर्ज करेगा, ये एक ही स्पॉट के ऊपर फॉल करेगा और हमारे टारगेट को ये एड्रेस करेगा, और मोनोक्रोमेटिक के एक वेवलेंथ है पर्टिकुलर। तो हमारे जितने लेजर लाइट्स हैं वी से दैट दे आर मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट एंड कॉलिमेटेड। कॉलिमेशन की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमने लेजर से डीपर स्ट्रक्चर को टारगेट करना है तो वो हमारा टारगेट को जाके हिट करेगा, ना कि रास्ते में डाइवर्ज हो जाएगा। जिसकी मिसाल हम ये लेते हैं कि अगर एक पायलट है और वो जहाज चला रहा है और वो मिसाइल फेंकना चाहता है, तो मिसाइल एग्जैक्टली वर्क्स लाइक अ कॉलिमेटेड लेजर लाइट, कि वो जो टारगेट जमीन पे टारगेट करेगा मिसाइल ने जाके उधर ही हिट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक टारगेट को जाके हिट करेगा लेजर। अब अगर इसको हम इन कंपैरिजन विद आईपीएल देखें तो आईपीएल में मल्टीपल वेवलेंथ्स है, बहुत वाइड रेंज है इसकी,
एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं है। लेकिन अगर हम Nd:YAG की बात करते हैं, लॉन्ग पल्स Nd:YAG, तो 1064 इज द वेवलेंथ। अगर हम अलेक्जेंड्राइट की बात करते हैं तो हमारे पास 755 इज द वेवलेंथ। अगर हम रूबी क्यूस्विच की बात करते हैं तो 694 और क्यूस्विच 532 इनकी एक वेवलेंथ है। ठीक है जी, तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा अहम पॉइंट क्या आ जाता है? तीसरा अहम पॉइंट ये आ जाता है, इफ यू लुक एट दिस, तो हमारे पास जब भी हम लेजर की बात करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि हम जो पर्टिकुलर लेजर यूज कर रहे हैं उसका टारगेट क्रोमोफोर क्या होता है। So we have, whenever we target any part of the body with any laser, we have a target chromophore and at the same time we have a competing chromophore. तो हमारा अगर हेयर रिमूवल है तो हमारा टारगेट क्रोमोफोर कौन है? मेलेनिन है। हमारा टारगेट क्रोमोफोर इज मेलेनिन, जबकि हमारा कंपीटिंग क्रोमोफोर कौन है? मेलेनिन के अलावा कंपीटिंग क्रोमोफोर हेयर रिमूवल लेजर के अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन भी आ जाता है और वाटर भी आ जाता है। अगर हम पिगमेंटेड लीजन्स के लिए अलेक्जेंड्राइट से यूज करें या रूबी क्यूस्विच यूज करें तो हमारा टारगेट क्रोमोफोर इज मेलेनिन, जिसको हम डिस्ट्रॉय करना है। अगर हम पल्स डाई लेजर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास टारगेट क्रोमोफोर इज oxyphore is water and oxyhemoglobin. So whenever we talk about the chromophore या किसी भी लेजर की बात करते हैं तो हमारे पास एक टारगेट क्रोमोफोर होता है और बाकी कंपीटिंग क्रोमोफोर होते हैं। Now what is the laser and light interaction? अगर आपको ये नजर आ रहा है, these are the effects which a laser gives us। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो मैंने लिखा है फोटोथर्मल, फिर उसके बाद मैंने लिखा है फोटो मैकेनिकल एंड देन आई हैव रिटन फोटो केमिकल। यार इंटरेक्टिव सेशन क्यों नहीं है? मुझे कोई बताए ये क्या है सारी चीजें? किसी का भी माइक अनम्यूट करे जी। मिल रही ना, आई वांट टू लिसन। सिर्फ नजर आ रही है। व्हाट इज फोटोथर्मल? मैम क्या क्या पूछ रही है मैम? पूछ रही हूँ कि हमने कहा है कि हम लेजर टारगेट करते हैं तो एक टारगेट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन होता है कोई इफेक्ट होता है। लाइक लेजर हेयर रिमूवल अगर मैं कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि ये एक फोटोथर्मल इफेक्ट है या सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस है। या अगर मैं क्यूस्विच लेजर यूज कर मैं कह रही हूँ कि ये एक फोटो मैकेनिकल इफेक्ट है। और अगर मैं PTT यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब है मैं फोटो केमिकल है। मतलब है मैम जो जो हम हेयर रिमूवल लेजर करते हैं एंड उसमें तो फोटो थर्मल इसलिए है कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो अपने हीट से डिस्ट्रॉय करती है टारगेट क्रोमोफोर को। ठीक है, फिर हाँ जी, तो उसकी तो ये, उसके बाद क्या बताए ना? लेकिन फोटो मैकेनिकल का नहीं मुझे पता। फोटो उसकी बात ये है कि एक थर्मल रिलैक्सेशन टाइम होता है जिस फोटो मैकेनिकल का मुझे आइडिया नहीं है। फोटो थर्मल जो आपने कहा है दिस इज राइट कि ये हम क्या करते हैं कि जब हमने कभी भी हमने एक लेजर इस्तेमाल किया, से हेयर रिमूवल लेजर हम इस्तेमाल करें, ठीक है, हमने अपने टारगेट हिट किया, हमने हीट को जनरेट किया। जब हीट हम लोअर टेम्परेचर या लो फ्लुएंस के ऊपर, चाहे लॉन्ग पल्स Nd:YAG है, हमारा टारगेट तो हेयर है ना, तो हमने मेलेनिन को टारगेट करना है, लेकिन लो फ्लुएंस रखी हुई है तो हमारा क्या होगा कि हमारा ATP स्टिमुलेट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और हमारा फाइब्रोब्लास्ट की स्टिमुलेशन होगा और ये एक फोटो बायोस्टिमुलेशन इफेक्ट देगा। जो कि अगर आपने देखा हो जिन लोगों के पास ये मर्करी लेजर है, मर्करी लेजर जितने लोगों के पास है उसमें एक स्किन जेनेसिस का मोड यूज होता है। तो व्हाट इज दैट कि लो फ्लुएंस में आप यही 1064 की एनर्जी यूज करके हीट से माइटोकॉन्ड्रिया स्टिमुलेट हो रहा है, ATP की प्रोडक्शन हो रही है, फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट हो रहा है और फोटो स्टिमुलेशन हो रही है। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो रिजुविनेशन कर रहा है। ठीक है, जब हम इस टेम्परेचर को फ्लुएंस को थोड़ा
कर देते हैं, जब हम इसको हाई कर देते हैं तो ये हमारे मेलेनिन को टारगेट करके हमारा पेनिट्रेट करेगा बल्ज एंड बल्ब ऑफ द हेयर फॉलिकल के अंदर. फ्रॉम द मेलेनिन इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द मेलेनिन एंड इट इज डिफ्यूज्ड टू द बल्ब एंड द बल्ज ऑफ द हेयर फॉलिकल एंड इट विल कॉज द हेयर फॉलिकल. जब यही टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, when it is more than 60 डिग्री सेल्सियस, तो हम कहते हैं कि ये फोटो कोएगुलेशन कर रहा है. समझ रही है मेरी बात? जब ये फोटो कोएगुलेशन, जो कि हम एंटी-एग को वैस्कुलर के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये फोटो कोएगुलेट करके स्कार कर देगा या उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा. अगर हमारा टेम्परेचर इतना हाई हो जाए कि हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले गए, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए, तो क्या होगा? हमारा टिश्यू वेपोराइज हो जाएगा, जो कि हमारा 1064 में होता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हमारा क्या हो जाएगा? वेपोराइज वेपोराइजेशन. हो जाएगा. सारा फोटो थर्मल इफेक्ट था. ठीक है जी. अब हम कहते हैं फोटो मैकेनिकल क्या है? फोटो मैकेनिकल, अगर हम Q switched Nd:YAG लेजर को लेते हैं तो what happens that we target the melanin is destroyed into small particles. It is eaten up by the macrophages and it is taken out of the body by the lymphatic system. This is photomechanical. ठीक है. व्हाट इज फोटोकेमिकल? कि हमने कोई भी केमिकल लगाया, जैसे पीडीटी के अंदर हम लगाते हैं, वो एक सिंगलेट ऑक्सीजन पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, जो कि आगे क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा. जैसे सो ये फोटोकेमिकल, फोटोमैकेनिकल एंड फोटोथर्मल, हम इनकी बात बहुत करते हैं बट वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो Q switch इज बेसिकली photomechanical, PDT is photochemical, हमारा एंटी-एग लेजर इज फोटोथर्मल इफेक्ट. एग्रीड? मैकेनिकल को प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए. मैकेनिकल में हमारा जो पिगमेंट है, सो विद द Q switch we're targeting the pigment. फॉर एग्जांपल, हम टैटू को टारगेट कर रहे हैं. अगर हम एफिलिट्स या मेलास्मा को नहीं टारगेट कर रहे, हम टैटू को टारगेट कर रहे हैं, फोटो एकॉस्टिक इफेक्ट की वजह से मेलेनिन डिसइंटीग्रेट करेगा डिफरेंट पार्टिकल्स में, मैक्रोफेज आके इसको खा जाएगा और लिम्फेटिक आपकी बॉडी से निकाल देगा. दिस इज फोटोकेमिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट. ठीक है. और केमिकल में मैंने कहा कि हमने कोई भी केमिकल लगाया, पीडीटी लाइट को एक्सपोज किया, सिंगलेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, जो कि फिर टारगेट टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करती है, जो मोस्टली कैंसर्स की डिस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते थे पहले बहुत ज्यादा, और अब उनकी ज्यादातर एक्सटेंशन की जाती है. एग्रीड ऑन दिस? Yes, ma'am. Ma'am, photoacoustic and photomechanical effect same? Photoacoustic effect and photomechanical, are these the two terms using for the same meaning? They are the same. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और बहुत ज्यादा अहम चीज की, एंड दैट इज थर्मल रिलैक्सेशन टाइम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जब भी हम लेजर लाइट को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा एक लेजर टिश्यू इंटरेक्शन है. ये मैंने आपको बता दिया लेजर टिश्यू इंटरेक्शन क्या है. अगर हम हेयर रिमूवल कर रहे हैं तो हम फोटो थर्मल इफेक्ट यूज कर रहे हैं. ठीक है. जब भी हम किसी भी लेजर को करते हैं तो हमारा जितनी लेजर डिलीवर हम करते हैं, से फ्लूइड्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग द लेजर हेयर रिमूवल ऑफ अ पेशेंट, और मैंने जौन सा भी उसका सेशन है, मैंने अपने मरीज का फ्लूइड्स जो है वो रखी है से 32 जाउल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. जब मैंने ये 32 रखी है तो हमारे हेयर फॉलिकल को, या जो हमारा क्रोमोफोर है, टारगेट क्रोमोफोर, उसको ये 32 ही चाहिए थी. कितनी फ्लूइड्स उसे चाहिए होगी कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर सके? एनीबॉडी कैन आंसर मी? हमें कितनी मिनिमम फ्लूइड्स चाहिए हेयर फॉलिकल के बल्ज और बल्ब की मिनिएचराइजेशन के लिए? Nobody is trying to tell me. Okay, boss. तो हमें चाहिए 5 joules is more than enough. But I have kept the energy at 32 joules per centimeter square.
जगह है। जब भी लेजर टिश्यू के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो सारा लेजर जो है वो हमारे टारगेट क्रोमोफोर, मैंने कहा था कि हमारा एक टारगेट क्रोमोफोर होता है और एक कंपीटिंग क्रोमोफोर होता है, तो जो हमारा टारगेट क्रोमोफोर है उसके लिए वो सारी फ्लुएंस टारगेट क्रोमोफोर में नहीं जाती। कुछ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट हमारी डिस्पर्स हो जाती है, कुछ हमारी टारगेट के अंदर एब्जॉर्ब होगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ सराउंडिंग टिश्यू के अंदर चली जाएगी। तो बाय एंड ऑफ द डे जितनी फ्लूइड्स हमारे टारगेट को चाहिए वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, वो 32 तक नहीं पहुंचती। इट इज मच लेसर देन व्हाट इज द टारगेट क्रोमोफोर गेटिंग। तो हमने क्या करना है कि हमने जितनी हम फ्लुएंस बढ़ाते जाएंगे उतना ही हम एशियन स्किन में मेलानोसाइट को बढ़ाना चाहिए होता है स्टिमुलेशन का, उतना ही साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल ज्यादा हो जाएगा। देयर विल बी हाई रिस्क ऑफ बर्न्स इन द पेशेंट, देयर विल बी हाई रिस्क ऑफ post-inflammatory hyperpigmentation and a high risk of collateral damage by ये सारी चीजों को अगर हमने मिनिमाइज करना है एज अ फिजिशियन एंड एज अ ट्रेन्ड एस्थेटिक फिजिशियन, तो हमने क्या करना है कि जब मरीज हमारे पास आता है, प्लीज द पेशेंट कम्स फॉर द लेजर बट शी इज वेयरिंग अ ब्लैक मस्कारा ऑलवेज, शी इज वेयरिंग अ रेड लिप पेंट which is a tattoo again, and she wears a lot of makeup. Tell them to remove the eye makeup, lipstick and the foundation or the sunblock that she's wearing. Number one, she will have to wipe off this, कुछ भी हल्का सा सीबम या स्वेट भी हो तो हमारी लेजर की पेनिट्रेशन डेप्थ को करेगा और नहीं पहुंच पाएगी, ज्यादा होते जाएंगे। सो वी ऑलवेज व्हेनेवर पेशेंट कम्स एंड शी टेल्स मी I have washed my face, मैं फिर भी उन्हें कहती हूँ कि प्लीज, हमारा इतना पोल्यूशन होता है, वो जब तक प्रोडक्शन होता है होती है एंड ड्राई, ताकि हम रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन ट्रांसमिशन को रिड्यूस करें और हम टारगेट क्रोमोफोर में एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दें। जब टारगेट क्रोमोफोर में एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो हम लेसर फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे, और जब हम लेसर फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो साइड इफेक्ट्स हैं बर्न के या पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के वो लेसर हो जाएंगे। ठीक है जी, एग्रीड? अच्छा, ये हमारे एक और है पैरामीटर्स अफेक्टिंग द लेजर टिश्यू इंटरैक्शन। एक्सक्यूज मी मैम जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जिन लोगों ने बीबी ग्लो किया होता है या सेमी परमानेंट मेकअप, तो उनका क्या कहते हैं फिर आप? मैं अव्वल तो मेरे पास कभी मेरे मरीज आके कहते नहीं है कि उन्होंने बीबी ग्लो या सेमी परमानेंट मेकअप कराया है, लेकिन वो डेफिनेटली बर्न के रिस्क को बढ़ाएगा, आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ लेजर को कम करेगा, आपका रिस्क ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन या बर्न इन द पेशेंट बढ़ जाएगा और आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेशंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दिस इज विद नो सेकंड ओपिनियन। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, हर अब ये सेशन में बढ़ानी नहीं चाहिए, सॉरी, हमें हर सेशन में इंक्रीज नहीं करना चाहिए, उसी पे फिक्स रखना चाहिए पेशेंट के लिए। नहीं 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 नहीं, ये अभी आगे आएगा। डोंट गो बिफोर द टाइम, आई थिंक दिस इज गोइंग टू टेक अ लिटिल टाइम, हमें एक और सेशन करना पड़ेगा। अब ये हमारे पैरामीटर्स आ गए जो हमारे डिसाइड होते हैं। वेवलेंथ, फ्लुएंस, it is the energy input. Pulse duration, it is the energy influx. और स्पॉट साइज, ये अब बेसिकली 4 पैरामीटर्स हैं जो हमारी लेजर की इफेक्टिवनेस को, ये हमारे टारगेट क्रोमोफोर को टारगेट करने को, और हमारे नंबर ऑफ सेशंस को, और हमारे साइड इफेक्ट्स को डिटरमिन करेंगे। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया, रुक जाए। इस दौरान अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो पूछ ले। If anybody wants to ask any question, मुझे कोई बताएगा कि what is the thermal relaxation time?
मैम इट्स द टाइम रिक्वायर्ड जब हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, उसको थर्मल रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जितनी हमने एनर्जी दी है जी तो जिस टाइम में हाफ एनर्जी सराउंडिंग जो एरिया है डिसिपेट हो जाएगी एरिया उसमें डिसिपेट होती है। उसमें सराउंडिंग एरिया में डेसिपेट होती है, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ जी। देखिए, थर्मल रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली अगर हम एक बार समझ लेना तो मेरे ख्याल में थर्मल रिलैक्सेशन टाइम को समझने के बाद लेजर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सो वी से दैट अगर बाय डेफिनेशन हम देखें तो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द टारगेट टू ट्रांसफर 50% ऑफ द हीट टू द सराउंडिंग टिश्यू। समझ रहे हैं मेरी बात? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द टारगेट। टारगेट कौन है? मैं हेयर रिमूवल की बात कर रही हूँ आज ना, तो व्हाट इज माय टारगेट? माय टारगेट मेलानिन। मेलानिन का थर्मल रिलैक्सेशन टाइम कितना होना चाहिए? मेलानिन का थर्मल रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन ये है कि जब हमने इसको एक लेजर से हिट किया तो इट जितना टाइम 50% ऑफ एनर्जी को ये अपने अंदर से निकालेगा, दैट इज द थर्मल रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब हम चाहेंगे जब हम हेयर फॉलिकल को टारगेट करें तो वी वांट दैट इट शुड कंटेन दिस लेजर फॉर अ व्हाइल, जिसमें ये टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करे। जिसका मतलब ये है कि इस ड्यूरेशन के लिए टारगेट इस टाइम इस हीट को एक्सपोज हो, इट शुड बी हाउ मच? more than thermal relaxation time. More than the thermal relaxation time if we want to destroy that hair follicle. अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, मैंने चूंकि कहा था कि मेलानिन है, हम एशियन स्किन में सिर्फ हेयर फॉलिकल के अंदर मेलानिन नहीं है, हमारे पास एपिडर्मिस में भी मेलानिन है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जिस लेजर से मैं हिट कर रही हूँ वो हेयर फॉलिकल में कंटेन हो और वो एपिडर्मिस में भी कंटेन हो जाए। मैं चाहती हूँ कि वो इसके अंदर कंटेन हो, ठीक है, ताकि मैं चाहती हूँ कि वो इसके अंदर कंटेन हो ताकि टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाए, लेकिन जो एपिडर्मल मेलानोसाइट है वो उससे डेसिपेट हो जाए। एग्रीड? ताकि उसकी डिस्ट्रक्शन ना हो। अगर ये लेजर एनर्जी हमारे हेयर फॉलिकल में कंटेन नहीं होगी और ये डेसिपेट हो जाएगी थर्मल रिलैक्सेशन टाइम के साथ, 50% इसमें रिडक्शन हो जाएगी, तो हमारा तो हेयर फॉलिकल मिनिएचराइज नहीं होगा ना। तो व्हाट आई वांट इज दैट the tissue where I will adjust my pulse duration। और मैं कैसे एडजस्ट करूंगी थर्मल रिलैक्सेशन टाइम के लिए पल्स ड्यूरेशन? कि मैंने जिस टारगेट क्रोमोफोर को टारगेट करना है उससे मेरा पल्स ड्यूरेशन शॉर्टर होगा, थर्मल रिलैक्सेशन टाइम से शॉर्टर होगा। सो द शॉर्टर pulse duration will be shorter than the thermal relaxation time of the hair follicle, so that the laser is contained in it and destroyed। और जिस टारगेट क्रोमोफोर को, जिस कंपीटिंग क्रोमोफोर को मैंने बचाना है, मेरी पल्स ड्यूरेशन शुड बी मोर देन द थर्मल रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंपीटिंग क्रोमोफोर। ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर तो दोबारा पूछो, इट इज इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नीलम, इसको प्लीज थोड़ा सा ये बताइएगा कि यही कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि हम इस तरह से कैसे एडजस्ट करें कि वो कंपीटिंग क्रोमोफोर के पल्स ड्यूरेशन से शॉर्टर रहे और टारगेट वाले से जो है ना, सॉरी, टारगेट वाले से शॉर्टर रहे और कंपीटिंग वाले से लॉन्गर रहे। देखो, अब थर्मल रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली डिसाइड होता है, एक स्पेक्ट्रम यूज होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये देखें, उसमें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा अहम है। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये अगर आप देख लेना, इस तस्वीर पे गौर करें, इसमें क्या है? एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस में ये 3 to 10 मिली सेकेंड लिखा हुआ है, ये इसका थर्मल रिलैक्सेशन टाइम है एपिडर्मल मेलानोसाइट का, ठीक है। यहां पे अगर आप आ जाए तो यहां लिखा हुआ है हेयर फॉलिकल।
हेयर फॉलिकल का थर्मल रिलैक्सेशन टाइम क्या है? 40 to 100 मिलीसेकंड। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर मैंने एपिडर्मिस को बचाना है और मैंने हेयर फॉलिकल को टारगेट करना है, तो आप जवाब दें, आप पल्स ड्यूरेशन कितना रखेंगे? रिलैक्सेशन टाइम है 3 to 10 मिलीसेकंड और मैंने हेयर फॉलिकल को हिट करना है जिसका थर्मल रिलैक्सेशन टाइम है 40 to 100 मिलीसेकंड। कोई भी जवाब, अभी जिसने मुझसे सवाल किया था वही मुझे बताएंगे इस बात का जवाब। कम ऑन गर्ल। तो ये 10 से ज्यादा हो और 40 से कम हो। नहीं, आप देखो ऐसे ना कहो ना, 310 से ज्यादा और 40 से कम। तुम मुझे ये ऐसे नहीं बताओ। पल्स ड्यूरेशन इफ आई वांट टू टारगेट द हेयर फॉलिकल। मेरी जान, मेरी बात सुनो, ये मैंने कहा है 3 to 10 मिलीसेकंड है ना थर्मल रिलैक्सेशन टाइम इसका, एपिडर्मस मेलानोसाइट का। और मैंने कहा था कि मैंने जी टारगेट क्रोमोफोर से पल्स ड्यूरेशन, टारगेट ये कंपीटिंग क्रोमोफोर के थर्मल रिलैक्सेशन टाइम से पल्स ड्यूरेशन को ज्यादा रखना होगा अगर मैंने इसको स्पेयर करना है, तो 10 से ज्यादा होगा। ठीक है, और मैंने हेयर फॉलिकल को टारगेट करना है तो मेरा पल्स ड्यूरेशन 40 से कम होगा, ताकि इसमें जो हमारी वेवलेंथ है वो साधा अल्फाज में, ये इतना मुश्किल बात नहीं है। हर एक का अपना एक थर्मल रिलैक्सेशन टाइम है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है क्योंकि हेयर फॉलिकल कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, सम आर थिक सम आर थिन। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट रेंज में है। मैंने इसको टारगेट करना है तो मैंने पल्स ड्यूरेशन इस थर्मल रिलैक्सेशन टाइम से शॉर्ट रखनी है, और मैंने इसको चूंकि बचाना है तो मैंने पल्स ड्यूरेशन इससे जिफ हो जाएगा, स्पेयर हो जाएगा। अब क्लियर है? हाँ जी, तो फिर ये यही बना ना कि ये 10 मिलीसेकंड से ज्यादा होनी चाहिए और 40 मिलीसेकंड से कम होनी चाहिए, इन बिटवीन होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, समझ आ गई पल्स ड्यूरेशन की? क्लियर है ये बात? यस मैम, क्लियर। Agreed? Should we go to the next slide? यस। अच्छा, दूसरी बात क्या आ जाती है कि फ्लुएंस हमने कैसे रखनी है। हाउ टू, मुझसे भी किसी ने सवाल किया कि हम बढ़ाएंगे नहीं हर बार। एक सवाल आया था कि हम हर बार फ्लुएंस बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। जवाब ये है कि जितना हमारा, मैं बार बार एक टर्म यूज कर रही हूं, टारगेट क्रोमोफोर एंड कंपीटिंग क्रोमोफोर। तो हमारा जब टारगेट क्रोमोफोर, हमारा बाल थिक है, वी हैव अ थिक हेयर, तो हम अपनी फ्लुएंस कम रखेंगे। वजह क्या है कि अगर हमने स्किन को क्लीन किया है, हमने पल्स ड्यूरेशन को प्रॉपर सेट किया हुआ है, तो हायर फ्लुएंसेस विल बी एब्जॉर्ब। जब हायर फ्लुएंस एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, क्योंकि मेलानिन ज्यादा है उसमें ना, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया, बंद हो जाएगा, बंद ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है ना क्योंकि बड़ा साइज है। तो हम लोअर फ्लुएंस भी रखेंगे तो मैक्सिमम इफेक्टिव लेजर होगा। लेकिन जब ग्रेजुअली मरीज हमारे पास सब्सिक्वेंट सेशन में आता जाएगा, क्यों हम चार्ट्स बनाते हैं कि मैंने आज इसकी 28 रखी थी, अगली बार मैं 30 रखूंगी, अगली बार मैं 32 कर दूंगी, बिकॉज द टारगेट क्रोमोफोर इज बिकमिंग डिक्रीज्ड इन द साइज। I will increase my fluence और इसके साथ corresponding pulse duration को भी मैं कम करती जाऊंगी। सो फ्लुएंस बढ़ती जाएगी और pulse duration कम होती जाएगी in every subsequent session। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं, डॉक्टर नीलम आई जस्ट हैड हेयर ओवर हियर, मैंने 10 सेशन करा लिए, ये बात तो चले गए हैं, मेरी यहाँ पे स्टिमुलेशन हो गई है, पैराडॉक्सिकल।
What is paradoxical stimulation? So if I'm busy and Varda is doing all my lasers and मैंने एक बार चार्ट पे लिख दिया कि जी मैंने 32 पे लास्ट सेशन किया था, अब वर्दा चूंकि डर रही है कि ऐसे ना हो कि मैं 32 से 36 पे चली जाऊं, मैं मरीज को बर्न ना कर दूं, तो ये इसी 32 पे लगी रहेगी। तो होता क्या है कि जब आप फ्लुएंस को ऑप्टिमल नहीं रखते, ऑप्टिमल से मुराद ये कि जब आपका क्रोमोफोर का साइज कम हो रहा है और आप अपनी फ्लुएंस नहीं बढ़ा रहे हो, क्योंकि अब उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, हमने फ्लुएंस को बढ़ाना है, लेकिन वर्दा तो नहीं कम बढ़ा रही थी, वो तो 32 पे स्टिक कर रही थी, तो वो बेसिकली फोटो बायो स्टिमुलेशन कर रही है इर्द गिर्द के इलाके की, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है और ये कोलैटरल डैमेज हो रहा है। वी आर स्टिमुलेटिंग, पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ बढ़ रही है। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन, आई वुड से कि बहुत सारे मरीज आते हैं। दिस इज द रीजन दैट वी से कि अगर सलोन्स के अंदर वो लोग लेजर रख लेते हैं या यहाँ पे सिग्निफिकेंस आ जाती है क्लिनिकली, जब हमारे पेशेंट्स जो कि ट्रेवल कर रहे होते हैं वो आके एक सवाल हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर नीलम, कैन आई यूज अ हैंड हेल्ड डिवाइस ऑफ IPL? So this is here we should know as a physician to guide them कि देखो हम जब आपके subsequent session में आप आएंगे तो हम आपकी फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है? तो जब हम फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका लेजर इफेक्टिव है। अगर आप हैंड हेल्ड डिवाइस यूज करेंगे उसकी एक ही फ्लुएंस होगी, वो इनिशियल 4-5 सेशन में तो आपकी हेयर रिडक्शन कर देगा, लेकिन जब वो सब्सिक्वेंट सेशंस में आपके पास आएगा पेशेंट तो वो कहेगा शुरू में तो कम हो गए थे डॉक्टर नीलम, ये भी मैंने ना हैंड हेल्ड डिवाइस 1 साल से मैं लंदन में यूज कर रही थी, अब मेरे बाल बढ़ना शुरू हो गए। सो दिस इज द रीजन कि उसने सब्सिक्वेंट सेशंस में फ्लुएंस नहीं बढ़ाई थी, उसने पल्स ड्यूरेशन कम नहीं की ना। यहाँ फिल्जा के लिए मैं आऊंगी कि शी इज हियर इन द सेशन, दिस इज द ओनली डिफरेंस, वन दिस एंड अनदर आई विल शो यू अनदर स्लाइड कि हम एशियन स्किन में NdAC को चूज करते हैं कि अगर हम सब्सिक्वेंट सेशंस में फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं तो हम पल्स ड्यूरेशन को कम कर रहे हैं, जबकि बाय डिफॉल्ट डायोड लेजर के अंदर जब आप फ्लुइड्स बढ़ा रहे होते हैं तो जो आपका पल्स ड्यूरेशन है वो आप एडजस्ट नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट एडजस्टेड आता है, मरीज को बर्न का रिस्क ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरा इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, जो हैंड हेल्ड डिवाइस वाले पेशेंट्स आपसे सवाल करते तो आप उनको जरूर समझाएं कि आप अगर इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप इस्तेमाल कर ले, शुरू के कुछ सेशन इफेक्टिव होंगे लेकिन बाद में आपका स्टिमुलेशन हो सकती है, तो चेहरे पे तो कम से कम हैंड हेल्ड डिवाइस बिल्कुल ना इस्तेमाल की जाए। ठीक है, अच्छा तीसरा पैरामीटर जो आ जाता सॉरी है डॉक्टर नीलम टू डिस्टर्ब यू, ये बस अब कंफर्म बता दें फाइनल कि अब हम मिनिमम जो पल्स ड्यूरेशन है वो कितनी तक कम कर सकते हैं सेफर उसके अंदर रहते हुए, यही NdAC अगर मर्करी यूज कर रहे हैं तो। देखो वो तो आप बच्चे इसमें कोई कुकी कटर नहीं आएगा ना पल्स ड्यूरेशन में जब हम बात करते हैं, उसकी वजह ये है इसमें फिर स्किन टाइप पे भी आ जाता है। अब मेरे पास कोई गोरी लड़की आती है हु इज वेरी फेयर और उसका पतला बाल है, तो उसमें मैं पल्स ड्यूरेशन जितनी भी कम करूंगी ना तो मेरे एपिडर्मल मेलानोसाइट का थर्मल रिलैक्सेशन टाइम कितना था, 3 to 10 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो मैंने उसको बचा के रखना है, लेकिन अगर उसका मेलानिन वो गोरी है तो मैं 3 तक भी आ सकती हूँ। और अगर मैं साथ में चिलर यूज कर रही हूँ तो बेशक मेरी पल्स ड्यूरेशन मैंने बहुत कम रख दी है, मैं टारगेट जो कंपीटिंग क्रोमोफोर एपिडर्मल होगा मैं उसको नहीं हिट करूंगी क्योंकि वो गोरी है। लेकिन अगर एक डार्कर स्किन टोन है, स्किन टाइप 4 है, उसका ऑलरेडी एपिडर्मस के अंदर बहुत ज्यादा मेलानिन है, तो मुझे जब मैं पैरामीटर्स डिसाइड करूंगी तो आई विल डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इंडिविजुअली कि अब उसका बाल कितना रिड्यूस हो गया है लेकिन उसका सर एपिडर्मल मेलानिन कितना है। तो पल्स ड्यूरेशन का फैसला तो मैं हर मरीज के बारे में खुद एडजस्ट करूंगी। दैट इज व्हाई पीपल से जितने पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं वो लेजर्स खुद करते हैं, वो टेक्नीशियन से नहीं करवाते, बिकॉज वी नो कि अब मैंने पल्स ड्यूरेशन को क्या करना है। अब सपोज एक मरीज आता है वोकेशन से, वो गई थी बाली बीच पे और वो लेटी हुई थी, वो गोरी थी, उसकी स्किन इतनी बुरी नहीं थी, बट शी कम्स बैक फॉर हर सेशन और वर्दा जो है उसका लेजर कर रही है, अब वो टैन होके आई है, उसका मेलानोसाइट बड़ा होके आया है,
लेकिन पहले मैं उसकी पल्स ड्यूरेशन जो थी वो शॉर्ट रख रही थी, से 5 रख रही थी, क्योंकि वो गोरी थी और मैं हाई फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अब चूंकि वो टैन होके आ रही है और वर्दा उसी शॉर्टर पल्स ड्यूरेशन पे उसका लेजर करेगी, तो वो तो एपिडर्मल मेलानोसाइट को टारगेट करेगी ना। But these are the things that we need to understand and decide them according to our individual patient. हर पेशेंट का पल्स ड्यूरेशन और फ्लुएंस हमने हर सेशन में चेंज करना है और खुद डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छा, से फॉर एग्जांपल हमारी जो मर्करी है उसके अंदर हम फ्लुएंस 30 पे पहुंच गए हैं और पल्स ड्यूरेशन अभी हमने 10 से कम नहीं किया। अब पेशेंट रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया है, लेकिन वो है डार्कर स्किन टाइप, मतलब उसकी फर्दर हेयर रिडक्शन अब नहीं हो रही इस सेटिंग के ऊपर। तो अब फिर हम रिस्क ले सकते हैं कि हम उसका पल्स ड्यूरेशन कम करें या फिर हम उसकी लेजर टाइप चेंज करेंगे? नहीं, उसकी हेयर की थिकनेस कितनी है? नहीं, थिक हेयर है? थिकनेस तो थिक नहीं, थिकनेस कम होती जा रही है, रिस्पॉन्स करती जा रही थी, अब 30 पे पहुंच गई फ्लुएंस, और पल्स ड्यूरेशन हमने अभी नहीं छेड़ा, जस्ट हम फ्लुएंस ही बढ़ाते जा रहे थे। उसके साथ आप कूलिंग डिवाइस ऐड करोगे। कूलिंग डिवाइस को देखो, अब ये भी हो सकता, उसमें आप कूलिंग डिवाइस को साथ में अगर ऐड कर रहे हो तो आप एपिडर्मिस को सेव कर सकते हो। इफ यू आर यूजिंग अ चिलर और अ कॉन्टैक्ट कूलिंग, ये सिग्निफिकेंस आ जाती है फिर कि आप कॉन्टैक्ट कूलिंग क्यों होती है, कि अगर ये जो आप सिनेरियो बता रहे हैं ये उन केसेस के लिए कि हम फ्लुएंस बढ़ा देंगे, हम पल्स ड्यूरेशन को कम कर देंगे और हम कॉन्टैक्ट कूलिंग करेंगे तो हम एपिडर्मिस को कूल रखेंगे, वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, या अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है तो फौरन डिसिपेट कर जाएगा, ठीक है। पर मैडम अगर वो डार्कर स्किन टाइप है तो फिर हमें 10 से कम नहीं करनी चाहिए आइडियली ना? अगर वो डार्कर स्किन टाइप है पेशेंट, हाँ बिल्कुल, हमें उससे नहीं कम करनी चाहिए आइडियली। तो फिर इस वाली डिवाइस मर्करी के लिए मैं पर्टिकुलरली पूछ रही हूँ कि फिर हम आइडियली पल्स ड्यूरेशन कम नहीं कर रहे तो हम फ्लुएंस को 30 से ऊपर लेके जा सकते हैं, वो सेफ होगा? मैं 45 तक जाती हूँ मर्करी में। बस ठीक है, कूलिंग बढ़ाते जाएं और फ्लुएंस बढ़ाते जाएं, पल्स ड्यूरेशन को ना छेड़ें। बिल्कुल ऐसे कर लो, मैं फ्लुएंस 45 तक जाती हूँ मर्करी एंडियाग में, लेकिन आपने यहाँ पे एपिडर्मिस को कूल रखना है, बस ये ख्याल करना है, चिलर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू। फिर दूसरी क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल आ जाती है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है आपका स्पॉट साइज। बताएं स्पॉट साइज के बारे में कोई बात, क्या पता है आप लोग को स्पॉट साइज में? बिगर द स्पॉट साइज, देखो ये मेरा स्पॉट साइज है, देखिए ये मेरा स्पॉट साइज है गोला, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पॉट साइज की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक कोन। मैं आपको ये स्लाइड दिखा देती हूँ, larger spot size, deeper is the penetration. Look at this, larger the spot size, deeper is the penetration. Smaller is the spot size, superficial is the penetration. ये आपको पता है बात? इसका क्या मतलब है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि डिपेंडिंग ऑन द साइट वेयर आई एम डूइंग द लेजर, आई विल डिसाइड माय स्पॉट साइज। अगर हम अपर लिप की बात करें तो क्या मुझे कोई ये जवाब दे सकता है कि यहाँ पे हेयर फॉलिकल कितना डीप है या मुझे स्पॉट साइज कितना रखना चाहिए? अपर लिप के ऊपर थोड़े से सुपरफिशियल होते हैं हेयर फॉलिकल्स, अपर लिप के ऊपर मुझे स्पॉट साइज कितना रखना चाहिए? छोटा रखना चाहिए, जबकि थाई के ऊपर हमारे अपर लिप के ऊपर हमारे स्पॉट साइज छोटा हम रखेंगे, वजह क्योंकि हेयर फॉलिकल सुपरफिशियल है, हम
बहुत बड़ा स्पॉट साइज रख के कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज द हेयर फॉलिकल इज सुपरफिशियल और वो आराम से टारगेट हो जाएगा। अगर हम लार्जर स्पॉट साइज रखेंगे डीपर पेनिट्रेशन होगी और मरीज को पेन बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं थाई के ऊपर हेयर रिमूवल लेजर कर रही हूँ और मैंने छोटा स्पॉट साइज रखा हुआ है, मेरा हेयर फॉलिकल डीप ले डाउन कर रहा है वहां पे, तो ये टारगेट ही नहीं होगा। So we have to keep the spot size looking at the thickness of the skin, the location of the hair. The deeper the hair follicle, larger will be the spot size, so that we have deeper penetration. The superficial the hair we will keep, जैसे forehead में between the eyebrows, अगर कोई ग्लोबुलर कॉम्प्लेक्स के एरिया को स्पॉट टारगेट कर रहे हैं बिटवीन द आईब्रोज वाले हेयर को, तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉलर स्पॉट साइज रखेंगे। लेकिन अगर मैंने चीक पे या लैटरली ऑन द फेस करना है तो ये रिलेटिवली डीपर है, तो मैं थोड़ा सा डीप स्पॉट साइज रखूंगी। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस हो गई। अब एक कोई इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हमने कवरेज ऑफ स्पॉट साइज क्या रखना है। अब आप इस तस्वीर को देखते जाएं और आप मुझे बताएं कि हमने नॉर्मली जब हम लेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं। कुछ हमारे पास लेजर आते हैं जिनके कर्व्स लेजर होते हैं, कर्व्ड लेंसेज होते हैं, जिसका मतलब है कि मैक्सिमम लाइट जब हम लेजर की स्ट्राइक करते हैं वो सेंटर में पेनिट्रेटेड होगी। तो अगर हमारा फ्लैट लेंस है, जो कि मोस्टली हम लोगों के लेजर्स के फ्लैट होते हैं, तो हम 10 to 30% ओवरलैपिंग करेंगे, ये देखें ऐसे, ताकि हेयर फॉलिकल्स मिस ना हो। ठीक है, तो ऐसे हमने ओवरलैपिंग करना है। ठीक है, ये देखें, ये मेरा मतलब है, कुछ लोगों की बीम जो होती है ना, ये देखें, यहाँ पे से अगर मुझे 30% लेजर मेरा डिलीवर हो रहा है, तो ये बीम यहाँ से कर्व हो गई है और यहाँ पे डिलीवरी जो यहाँ वाले हेयर फॉलिकल है, ये हो सकता है मिस हो जाए, क्योंकि तब तक बीम की शेप चेंज हो गई है और ये टारगेट नहीं हो रहा है। तो मैं 30% ओवरलैप करूंगी ताकि जो ये मिस्ड एरिया है मेरा, ये भी टारगेट हो जाए। तो ओवरलैपिंग मस्ट है हेयर रिमूवल लेजर में। ठीक है, फिर और क्या रह गया, पूछे, सवाल पूछे जी। अब मैम स्पॉट साइज का जो है वो फ्लुएंस के साथ भी कोई डायरेक्ट रिलेशन है? अगर हम स्पॉट साइज चेंज करें तो फ्लुएंस को भी चेंज करना चाहिए या नहीं? बात सुनो, अगर बहुत हाई फ्लुएंस रख रही हो और स्पॉट साइज भी बहुत बड़ा है, तुमने अगर देखा होगा तो कैंडेला में खुद ही बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है। बहुत हाई फ्लुएंस और हायर स्पॉट साइज रखोगी तो उतनी डीपर पेनिट्रेशन होगी और रिस्क ऑफ बर्न ज्यादा होगा। नॉर्मली मैं फेस के लिए तकरीबन 10 to 12 रखती हूँ, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और व्हाट अबाउट बॉडी? बॉडी के लिए आप बड़ा लग सकते हैं, जैसे मेरे पास कैंडेला है तो कैंडेला में मैं स्पॉट साइज ले जाती हूँ 18 तक बॉडी के लिए। कूलिंग की क्या मर्करी के अंदर सिग्निफिकेंस है? अगर स्पॉट साइज हम 16-18 रख रहे हैं बॉडी के लिए, तो फिर फ्लुएंस कितनी होनी चाहिए ऑप्टिमम? क्या कितनी होनी चाहिए, मतलब बॉडी के फ्लुएंस लिए, किस चीज के लिए? बॉडी लेग या इन एरियाज के लिए अगर हम स्पॉट साइज बढ़ा रहे हैं, 16 या 18 कर रहे हैं, मर्करी का मैं पूछ रही हूँ, तो फिर हमारा फ्लुएंस कितनी होनी चाहिए? देखो, अगर तुमने देखा तो मर्करी में मेरे ख्याल में बाय डिफॉल्ट सेटिंग आ जाती है। कितना क्यूट बेबी है। लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगी कि डिपेंड करेगा साइज पे। अब मैं शिन पे अगर स्पॉट साइज भी बहुत बड़ा रखूंगी और मैं फ्लुएंस भी बड़ी ज्यादा रखूंगी, तो बर्न होने का खदशा है, नीचे बोन है डायरेक्टली और पेन भी ज्यादा होगा। लेकिन जहां थाई आ जाता है तो वहां पे मैं फ्लुएंस भी बढ़ा दूंगी और स्पॉट साइज भी बढ़ा दूंगी, डजंट मैटर, बिकॉज वो डीपर है। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंस जाती है, सेंटीमीटर्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कूलिंग डिवाइसेस पैसे बचाने के लिए नहीं रखते और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन एंड कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अब कूलिंग की एक सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो
कुछ कूलिंग डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉस्टिंग की लेयर छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं कि ज्यादा बेहतर ये है कि अगर आप जेट कूलिंग करें, एयर कूलिंग, क्योंकि एयर कूलिंग इंटरफेयर नहीं करेगी पेनिट्रेशन ऑफ लेजर लाइट में। जितनी फ्लुएंस डिलीवर करना चाहते हैं उतनी ही फ्लुएंस डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, एक और सवाल आ जाता है कि अगर प्रेगनेंसी है किसी मरीज को तो क्या नहीं, बस वही कल भी नहीं आई थी वर्कशॉप में, आज से मैंने इधर लाइव वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया, क्योंकि 2-3 दिनों को वर्कशॉप हो रहे हैं। मैं जिनाब में थी ना, तो इंटरनेशनल स्पीकर आते हैं, नई नई चीजें डिस्कस, अगर आजकल भाई डे बाय डे नई नई चीजें आ रही, तो उसके साथ आपका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। तो वही ले रही थी मैं, कल मिस हो गया, आज नहीं मिस करना पड़ेगा। वर्कशॉप कितनी देते हैं? डॉक्टर लुबना प्लीज म्यूट कर दे अपने माइक को। डॉक्टर लुबना, वो वहां से बनवा। हेलो, आपने इसके टेस्ट करवाए थे? होस्ट इनको एग्जिट करा दें, इनको रिमूव कर दें ग्रुप से। अच्छा, एक और बहुत अहम बात जो फ्लुएंस के लिए है वो ये है कि अगर डार्कर स्किन है तो हम फ्लुएंस कम रख रहे हैं, ठीक है, वी एग्रीड ऑन दैट। लेकिन अगर फेयर स्किन है तो हम फ्लुएंस ज्यादा रख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि लॉन्ग पल्स Nd:YAG is a safer laser for hair removal in Asian skin. एग्रीड? क्यों? क्योंकि हमारा मेलानिन ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको एक सेफ लेजर कहा। जब लेजर हेयर रिमूवल स्टार्ट किए थे तो अगर आप इसमें देखें तो वेस्ट के अंदर इन्होंने सबसे पहले रूबी को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये कहते थे कि गोरे रंग थे, और इन्होंने जब इन गोरे रंगों के ऊपर रूबी लेजर किया तो हेयर रिडक्शन का बेहतर रिजल्ट आया था। बट जब इन्होंने यही रूबी लेजर started in the Arab skin, तो वो चूंकि टैन और ब्राउन होते, इसने बर्न देना शुरू कर दिया। What they did is they abundant, ये गोरों में जारी इन्होंने गोरों में जारी रखा, जबकि इन्होंने एशियंस में या अरब्स के अंदर ये कम कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एलेक्जेंड्राइड। अगर इस पे आप देखें ना तो ये जो है ये मेलानिन की एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है कि रूबी की इतनी ज्यादा मेलानिन की एब्जॉर्प्शन थी, लिहाजा जब ये हम एशियंस में यूज कर रहे थे तो ये इतना बर्न दे रहा था। एलेक्जेंड्राइड अगेन इसकी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बाय मेलानिन बहुत ज्यादा था, तो चूंकि हम ब्राउन है तो ये दोनों हमें एलेक्जेंड्राइड और रूबी बहुत ज्यादा बर्न्स दे रहा था। जबकि डायोड लेजर का मेलानिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इतना ज्यादा नहीं है फिल्जा तुम्हारे लिए, इसलिए ये एशियंस में इक्वली इफेक्टिव है और ये बर्न का रिस्क कम है इसके साथ, एक्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि हम पल्स ड्यूरेशन को नहीं मॉडिफाई कर सकते। फिर आ जाता है 1064, तो इसमें हमारा मेलानिन की एब्जॉर्प्शन मिनिमल है, इसलिए मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को या जितने लोग मुझसे राय लेते हैं मैं उन्हें कहती हूँ कि एशियन स्किन में लॉन्ग पल्स Nd:YAG 1064 इज द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जितना मेलानिन की ज्यादा है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन जितनी सुपरफिशियल रहेगा उसकी पेनिट्रेशन, क्योंकि रेजिस्टेंस आती रहेगी ना, सरफेस पे भी इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इन्होंने ये लेजर्स दोनों अबेंडन कर दिए एशियन स्किन में, और डायोड और Nd:YAG लॉन्ग पल्स जो है वो इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर दिए। अच्छा जी, दूसरी बात आ जाती है कि व्हाट इज योर टेक, आप एक प्रेग्नेंट औरत का लेजर करेंगे कि नहीं करेंगे? Will we do a laser on a pregnant woman? With justification, जवाब दे। Yes, it's totally safe. Okay. और कोई और जवाब देना चाहता है? I think safe Although सेफ्टी का safe, प्रूफ but it's किसी में नहीं हुआ, avoided. स्टडी पे तो प्रूफ नहीं हुआ।
हम कैसे कह सकते हैं कि ये सेफ है? कोई स्टडी इससे ऐसे ऑल्दो बताए? पेनिट्रेशन Okay. इसकी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं भी प्रैक्टिस नहीं होती है टू बी ऑन सेफ साइड। अगर किसी और वजह से भी इनको कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं तो वो मतलब इट कुड बी अ रिस्क फैक्टर। बिल्कुल, it could be a risk Yes, factor. इसी वजह से लोग करते नहीं है, but it's totally safe. yes it is Okay, totally let's say safe, लेकिन they have been doing lasers for the last so many years. लेकिन प्रेगनेंसी में मैं भी करती हूँ. Why should I lie? झूठ बोलना ज्यादती है ना कि हम काम गलत करें और ऊपर से झूठ बोले कि मैं नहीं करती हूँ. I do it for every single patient in pregnancy. लेकिन अगर हम देखें as a doctor, it should not be done. वजह क्या है? उसकी 2 या 3 वजूहात है. Number 1, if she gets aborted by any chance and it's a precious pregnancy, precious nahi bhi hai, but if she gets an abortion, she's upset. Maybe the reason for abortion was something else. She was stressed for some other reason or anything else, but she got aborted. She will label it on you कि आपने लेजर किया था डॉक्टर नीलम, मेरा abortion हो गया. ठीक है, forever आपके ऊपर वो एक धब्बा लग जाएगा. Number 2, say the woman did not go for a congenital anomaly scan. She doesn't know कि खुदा ना खास्ता बच्चे में और anomaly scan नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर पैदाइश पे कोई एनॉमली निकल आती है. ट्रस्ट मी, आप इस मरीज को कभी नहीं समझा सकते कि ये एनॉमली मैंने नहीं दी. वो यही कहेगा नहीं डॉक्टर साहिबा मैं लेजर करा रही थी, मेरे बच्चे को कंजेनिटल एनॉमली हो गई है. दूसरी जस्टिफाइड रीजन है कि नहीं करना चाहिए प्रेफरेबली. तीसरी वजह, जब हम लेजर करते हैं, से मैं कहीं पे भी लेजर करूं, वी हैव ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स. उन पॉइंट्स पे अगर वो स्टिमुलेट हो गया तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो लेबर में इंड्यूस्ड हो जाए और प्रीमेच्योर लेबर में चली जाए. नुकसान होगा. क्यों? क्योंकि उसके ऑक्यूपंक्चर पॉइंट, उसको पेन हुई और इतनी सख्त पेन हुई कि उसको प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो गए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम फिजिशियंस हैं. तो अगर आपकी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जो लिटरेचर में बातें पढ़ी कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि प्रेगनेंसी में करना है कि नहीं करना, लेकिन एडवाइज्ड यही है कि ये 3 वजूहात है: congenital anomaly scan, due to any other reason abortion, and third is stimulation of the acupuncture point. It should be avoided. अच्छा जनाब, Ma'am, suppose if the doctor herself is pregnant and she's a practicing doctor, so can she do the laser to the patients? Like, is it safe for her? मैंने क्या कहा था? आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट का नहीं है. ठीक है, ठीक है. वही बात आ जाती है कि इस पे स्टडीज नहीं हुई. लेकिन प्रेफरेबली एक फिजिशियन जिसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ है और वो प्रैक्टिस कर रही है, तो मेरे ख्याल में उसके पास एक असिस्टेंट होगी एंड इट इज बेटर नॉट टू बी एक्सपोज्ड. लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं है. ये 3 रीजंस लिटरेचर में पड़ी हुई है कि कंजेनिटल एनॉमली हो सकती है, तो ऑब्वियसली लेजर की रिफ्लेक्शन हो रही है. जितनी वो एक्सपोज्ड है उतना ही ऑपरेटर एक्सपोज्ड है. डू यू एग्री विद मी? तो मेरे ख्याल में अगर मैं प्रेग्नेंट औरत का नहीं करूंगी तो मैं प्रेग्नेंट डॉक्टर को भी कहूंगी कि प्रेफरेबली अवॉइड करें. हम औरतों की शादियां भी, डॉक्टरों की ज्यादा उम्र, कुछ भी हो जाए, एनॉमली आ गई ना, तो फिर मैं कहना और जाओ लेजर करने. जेनेटिक है लेजर के नहीं है. सो टाइम ज्यादा हो गया. 30 इयर्स में लेजर की वजह से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ टू कॉज कैंसर. एक जगह पे एक बार एक आर्टिकल छपा और जिसने बहुत ज्यादा, फिर कंपनियों ने उसको सू कर दिया था. उसमें उन्होंने कहा था 3 केसेस थे जिन्होंने टैटू रिमूवल के लिए स्विच कराया था और उनको मेलानोमा बन गया था. लेकिन बाद में जब उन सब केसेस को इन्वेस्टिगेट किया तो बेसिकली उन्होंने जहां टैटू कराया था वो कैमोफ्लेज कर रहा था डेवलपिंग मेलानोमा को. वो क्यू स्विच जो टैटू रिमूवल के लिए वो लोग कर रहे थे उसकी वजह से नहीं डेवलप हुआ था. लिहाजा इट इज नॉन कार्सिनोजेनिक बिकॉज इट इज अ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. अगेन इट इज कोहेरेंट, कॉलिमेटेड एंड मोनोक्रोमेटिक. ये इसमें एक बात का ख्याल करना होगा कि अगर फेस पे कहीं मेलानोसिटिक नीवस है तो आप उसका साइज और शेप देखें. अगर सब्सिक्वेंट सेशन में उसके साइज में फर्क आ रहा है या उसके शेप बदल रहा है, वो बड़ा हो रहा है, वो पेनफुल हो रहा है, तो आप वहां लिमिट करके बायोप्सी कराएंगे. लेकिन
Generally, there have not been where the laser was documented to be carcinogenic. ठीक है जी? हैं तो हमें गॉगल्स पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए? पहनने चाहिए। इंफ्रारेड है, ठीक है, ये रायनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, लेकिन अगर हम क्या आई हैजर्ड हो सकते हैं, हमारा कॉर्निया एक्सपोज हो सकता है, कॉर्निया में डायरेक्ट कॉर्नियल अल्सर्स बन सकते हैं अगर हम हिट करेंगे, हमारे लेंस के ऊपर डैमेज हो सकता है, फोटोकेमिकल कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है, और खुदा न खास्ता अगर रेटिना हिट होता है एनडीआर तो रेटिनल डिटैचमेंट तक हो सकता है, और लिहाजा गॉगल ज्यादा गॉगल हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हर लेजर का एक पर्टिकुलर वो है, व्हाट डू यू कॉल इट, ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब एक जो हम आई वेयर पहनते हैं तो हर वेवलेंथ के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल डेंसिटी का गॉगल आता है, ठीक है। तो अगर आपके गॉगल की ऑप्टिकल डेंसिटी 4, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपको सारे लेजर्स के साथ करेगा, आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लेस देन 4 है तो फिर उसको आप मत यूज करें, ठीक है जी। अच्छा, अगर हमने गॉगल नहीं पहना, मरीज ने भी और हमने भी, तो एक रेंज के लिए हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आंख इतनी कि हम आंख खोल ही नहीं सकेंगे, या हमारी तो खुदा ना खास्ता अगर हम अपनी आंख नहीं खोल सकेंगे, या अगर हम बार बार ब्लिंक करेंगे तो हम मरीज को गलत जगह पे हिट ना कर दें। तो मरीज को भी गॉगल पहनाना बहुत जरूरी है, और ऑपरेटर का खुद पहनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि ये रिफ्लेक्ट करेगी वहां से, और ये रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी आंख को भी उतना ही डैमेज करे। जनाब आली, सो दैट्स ऑल फॉर हेयर रिमूवल लेजर। कोई सवाल? बहुत टाइम जी मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्रेजेंटेशन दी। आप थोड़ा सा एज के बारे में बता दें, कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे 12 साल की बच्ची आ गई, वालिदैन पूछते हैं इसका हो सकता है या नहीं हो सकता, करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। थैंक यू। आप कमाल, आप हैं डॉक्टर सुहेल और कमाल सवाल पूछते हैं, लिहाजा अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक बच्ची आई मेरे पास, अब बच्ची आए और वो मुझे कहे कि मुझे बहुत ज्यादा हेयर शॉर्टिज्म है और मुझे एम्बैरेसमेंट होती है, डॉक्टर साहिबा मेरा हेयर रिमूवल लेजर कर दे। अब इसमें हमने ये डिटरमिन करना है कि मरीज की एज कितनी है। जो लिटरेचर रिकमेंड करती है वो कहती है 13 साल प्लस, वजह कि जब आपके एडोलेसेंस हो जाए और आपका एक बार सारा हेयर फॉलिकल जेनेटिकली डिटरमिन्ड हो जाए, अगर बाद में सेकेंडरीली हेयर शॉर्टिज्म किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से ना हो, लेकिन अगर वो अपेरेंटली जेनेटिकली ही ज्यादा हेयरी है और वो अपना हेयर रिमूवल 13 साल के बाद या एडोलेसेंस पे कराना चाहती है तो यू आर सेफ। लेकिन अब अगर एक माँ है जो बच्ची का हाथ पकड़ के ले आए कि मेरी बेटी 11 साल की है लेकिन इसकी मूछें हैं और ये इसकी वजह से बुली होती है स्कूल के अंदर, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इस बच्ची का लेजर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि आपको टेक्निकली अगर बच्ची को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा मिल रहा है और वो लेजर करवाना चाहती है, तो अगर वो लेजर की पेन को बर्दाश्त कर सकती है तो आप उसके एक्सपोज्ड साइट पे लेजर कर दें। लेकिन आप उसकी माँ को बताएंगे कि अभी 13 साल तक इसके मजीद हेयर फॉलिकल बनेंगे, लेजर इसके ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। एग्रीड? तो ये क्लियर कर दे। लेकिन अगर आप करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। उम्र क्या होना चाहिए? अगर आपसे माँ पूछती है कि मैं अपनी बेटी को कब लाऊं, तो 13 साल एडोलेसेंस पे +1 ईयर।
जनरली इट इज द टाइम व्हेन योर ऑल हेयर जो जेनेटिकली डिटरमिन होने, अगर आपकी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना, कोई और एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, बाद में कोई वजह जिसकी वजह से हाइपोट्रिकोसिस हो जाए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जितना बाल आपका आना है वो 13 साल में डिटरमिन होके सारा हेयर फॉलिकल आ जाता है। ठीक है, तो आप 13 साल के बाद कभी भी लेजर कर सकते हैं, और 13 साल से पहले भी कर सकते हैं अगर हमारी बच्ची जो है वो बुली हो रही है या वो साइकोलॉजिकली अपसेट है। और अगर उसकी माँ अपसेट है तो उसको एक्सप्लेन करें कि इसको 13 साल पे लेके आए, अभी वेट करें, बेटी इज ऑल राइट, शी इज बेयरिंग विद इट, उसको कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं हो रहा, तो आप उसको एक पेन के लिए एक्सपोज ना करें गैर जरूरी। अच्छा, एक सवाल जो आप लोग को पूछना चाहिए था और वो नहीं पूछा कि व्हाइट बाल, कभी मरीज ने आपको कहा है, आप लोगों के पेशेंट्स ने, कि डॉक्टर साहिबा मेरे तो पहले सफेद बाल नहीं थे, जब से आपने लेजर करना शुरू किया मेरे सफेद बाल आ गए? व्हाट विल यू टेल हर? बेसिकली वो आपके काले बाल खत्म हो जाते हैं, जो सफेद बालों को लेजर हिट नहीं करता है, तो वो फिर तब नजर आने शुरू हो जाते हैं जब काले आपके जो है ना हिट हो जाते हैं और आपके वाइट ही रह जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। दूसरी बात क्या हो सकती है, दो और बातें, जब आपका काला बाल जाता है तो आपका व्हाइट बाल प्रोमिनेंट हो जाता है, नंबर वन। अगर कोई औरत मेरी तरह है, अपने कितने 40, बस 40s में है मिड में के लेट है क्या अर्ली है ये नहीं बताएंगे, लेकिन अगर वो 40 में है और उसका ऑनसेट ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी प्री डिस्पोज थी ग्रेइंग ऑफ हेयर को, लेकिन आपने लेजर शुरू कर दिया, आपने इनसफिशिएंट फ्लुएंसेस दिए, इतने इनसफिशिएंट कि आपने सिर्फ उसका मेलानिन डिस्ट्रॉय कर दिया और हेयर फॉलिकल मिनिएचराइज ही नहीं हुआ, तो यू कैन एक्चुअली इंड्यूस ग्रेइंग ऑफ द हेयर व्हिच वी एट टाइम्स डू। तो ये कहना गलत है कि हम अगर किसी मरीज को कहें कि नहीं जी ये तो आपके बाल पहले से थे, ये तो अभी काले बाल चले गए, नहीं, हम इंड्यूस भी कर सकते हैं अगर हम सब ऑप्टिमल फ्लुएंसेस रहेंगे। अगर हम सब ऑप्टिमल फ्लुएंस रखेंगे तो हो सकता है कि मेलानिन इन द शाफ्ट इज डिस्ट्रॉयड, बट वी डिड नॉट गिव इनफ फ्लुएंस टू मिनिएचराइज द bulge and the bulb and tell the stem cell not to produce। ठीक है जी। अच्छा मैडम एक सवाल मुझे बहुत ही आ गया कि ये परमानेंट, लोग पूछते हैं कितने परसेंट परमानेंट हो सकते हैं, फर्क करें, हम उनको परसेंटेज वाइज को गाइड कर दें कि आप इतने सेशन करवाएं तो ऑलमोस्ट इतने परसेंट बाल परमानेंटली रिड्यूस हो जाएंगे, और इतने परसेंट, वैसे तो ये रिडक्शन ही है, रिमूवल नहीं होती। तो ये अगर इस पे थोड़ी सी बता दें तो फिर मैं, आखिरी सवाल ये है मेरा, क्योंकि बाकी लोगों ने भी क्वेश्चन पूछना है, मैं ऑलरेडी दूसरा पूछ रहा हूँ। थैंक यू। देखिए, जनरली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है एज अ क्लिनिशियन, चूंकि मैं 12 साल से लेजर्स कर रही हूँ, देयर इज 70% रिडक्शन इन द हेयर, आपके 70%। अच्छा, अब इसमें भी पेशेंट सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने किसी ऐसी बच्ची को एनरोल किया है जिसके विलस बाल है और जो खाम में कहती है कि मेरे विलस बाल, मुझे यूं मैं हाथ लगाऊं और मुझे बाल महसूस ना हो, और आपने उसको एनरोल कर दिया है, तो उसकी रादर पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन होगी, जो कि हमारे पास बहुत सारी यंग गर्ल्स आती है और उनके साथ ऐसा होता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैंने बाय डेफिनेशन हेयर सुटिज्म वाली पेशेंट को एनरोल किया है, या अगर आप देख लें तो एक्सिलरी या प्यूबिक एरिया के बाल जो कि थिक है, बाय डेफिनेशन थिक हेयर है, कोर्स बाल है, और मैंने उनको टारगेट करना है, तो माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस सेज दैट 70% ऑफ द हेयर आर गॉन। दिस इज व्हाट आई टेल पेशेंट, और मैं उन्हें कहती हूँ कि जो 30%, ताकि आप बार बार इसकी दोबारा स्टिमुलेशन ना करें हेयर फॉलिकल्स की, और बेहतर यही है कि मेंटेनेंस के लिए हर 3 से 4 माह के बाद एक सेशन ले लें, ताकि जो बाकी 30% रह गए उसको भी टेम्पररी हम खत्म कर दें, लेकिन कंप्लीटली ये नहीं बाल जाएगा। ये 30% आपका फिर कुछ अरसे बाद आ जाएगा, तो आप इसकी मेंटेनेंस के लिए अपने सेशंस पूरे 8 सेशन, या मैं जनरली 10 से 12 सेशन प्रॉमिस करती हूँ, जो कि 10 से 12 तो नहीं लेकिन 15-16 हो जाते हैं। फिर उसके बाद आई टेल देम टू कम एवरी 3 months एंड गेट योर लेजर डन, ताकि जो हमारे 30% रह गए हैं हम उनको टारगेट कर सकें। एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं पूछना चाह रही हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई पूछ ले तो बेहतर होगा। कोई सवाल करे ना जरा
मैम अब बाल अगर वाइट हो पैराडॉक्सिकल गए हैं, चाहे वो हाइपरट्राइकोसिस के लेजर बारे की में। वजह से हो या किसी भी वजह से, तो उनके लिए फिर कोई ऑप्शन है लेजर में, या बिल्कुल नो कहना होता है मरीज को? व्हाइट हेयर के लिए, जी वाइट हेयर के लिए। देखें देखें प्लीज, मैंने मरना है, मैंने खुद को भी मारना है, मैंने आपको भी मारना है। ये अस्मा, तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सवाल। इतनी कहानी जो शुरू में मैंने सुनाई कि मेलानिन थे, क्रोमोफोर थे, टारगेट क्रोमोफोर थे, कंपीटिंग क्रोमोफोर, व्हाइट बाल में नहीं मेलानिन मैडम, ये जो कहते हैं कि ये जो सोप्रानो ओरिजिनल है इससे हो जाते हैं वाइट बाल, मैं इस कॉन्टेस्ट में पूछना चाह रही थी। नहीं होते। एज अ फिजिशियन, एज अ क्लिनिशियन, साइंटिफिकली अगर तुम देखो, bulge or bulb of the hair follicle is the one which we need to miniaturize, which are transparent structures. The hair growth reduction is the absorption of the laser light by the melanin in the hair follicle, which penetrates to the bulge and the bulb and miniaturizes it. तो अगर melanin ही नहीं है, तो कौन सी साइंस कहती है कि वो टारगेट होगा by a diode or by a long pulse Nd:YAG laser? It has, लोग कहते हैं कि आईपीएल टारगेट करता है, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज नहीं किया। लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिसिस करता है, वो मानती हूं मैं कि वो हम फिजिकल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हेयर फॉलिकल की। बट विद द लेजर, इफ समबडी क्लेम्स दैट माय लेजर विल रिमूव योर ग्रे हेयर, दिस इज अ कंप्लीट लाई, सफेद झूठ जिसे कहते हैं। मैम पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस के बारे में। जी सर, पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस हमने, अगर मैंने शुरू में जैसे अगर आप थे तो हमने इस बात पे बड़ा डिस्कशन किया कि मेरा हेयर फॉलिकल थिक था, मेरा जो टारगेट क्रोमोफोर था वो थिक था, मैंने लो फ्लुएंस से लेजर शुरू किया, से मैंने 15 से शुरू किया, मैंने ग्रेजुअल इंक्रीमेंट किया और मुझे, दिस इज द वे इट शुड बी, मैंने इंक्रीमेंट करके 45 पे चली गई, क्योंकि टारगेट क्रोमोफोर का साइज छोटा होता गया, मैंने फ्लुएंस बढ़ाती गई ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर और मिनिएचराइज हो जाए। दिस इज द नॉर्मल वे दैट वी शुड बी गोइंग अबाउट अ हेयर रिडक्शन। बट मैंने अपने असिस्टेंट के हाथ में दे दिया लेजर और मैंने उससे कहा कि बस तुम किए जाओ। अब उसे डर लगता है कि मैडम जो है नहीं है, मुझसे मरीज बर्न ना हो जाए, वो 30 पे लगी हुई है, उसने 8 सेशन 30 पे ही कर दिया। तो मैंने फोटो बाय स्टिमुलेशन कर दी, उसके माइट्रोकॉन्ड्रिया ने फाइब्रोब्लास्ट की स्टिमुलेशन की, साथ में कोलैटरल ब्लड वेसल्स जो छोटे छोटे थे वहां उसको हीट डिलीवर हो गई, नए ब्लड वेसल्स बन गए और हेयर फॉलिकल की स्टिमुलेशन हो गई। तो जो डोर्मेंट हेयर फॉलिकल थे वो भी स्टिमुलेट होके थिक बाल बनाना शुरू हो गए। दिस इज बाय ये पैराडॉक्सिकल हेयर स्टिमुलेशन which results due to the suboptimal parameter choosing, in which spot size and the pulse duration is important. तो अगर आप सब ऑप्टिमल एनर्जीज दे रहे, आप फ्लुएंस नहीं बढ़ा रहे और आप अपने टेक्नीशियन से लेजर करवा रहे, तो आपका मरीज डेफिनेटली आके कहेगा कि मुझे पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन है, वरना और कोई वजह नहीं होनी चाहिए। एक सवाल मैं पूछूं, कौन जवाब देगा? और मैडम समटाइम ऐसा भी होता है 4-5 सेशन करने के बाद भी पेशेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा होता जिस भी लेजर से करें, तो उस सूरत में हमें लेजर की टाइप को चेंज करना चाहिए या कुछ और भी अंडरलाइंग मैकेनिज्म होते हैं जिनसे जरूरी है? वो क्या होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता। किए हैं हमने, नहीं हमें खुद को भी लग रहा है कि पेशेंट को रिस्पांस सही नहीं हो रही, 4-5 सेशन हो गए। बहुत खूबसूरत सवाल, ब्रावो, ब्रिलियंट। देखो, मरीज आ रहा है, तुम्हारे पैरामीटर्स ठीक है, तुम पढ़े लिखे डॉक्टर हो, तुम्हें पता है तुम फ्लुएंस बढ़ा रही हो, तो पल्स ड्यूरेशन का ख्याल रख रही हो, मैंने मरीज को इन्वेस्टिगेट कर दिया है, या जिससे भी वो करा रही थी वो ब्यूटिशियन के पास नहीं जा रही, वो एक एक्सपर्ट के पास जा रही है, उसने 8 सेशन करा लिए, उसका लेजर से बाल कम नहीं हो रहा, तो एक सिंगल टेस्ट आप उसका कराएंगे ये रूल आउट करने के लिए कि उसकी रिडक्शन क्यों नहीं हुई, वो है आपका प्रोलैक्टिन लेवल। हो सकता है उसका हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, सो इन्वेस्टिगेट द पेशेंट। और अगर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया नहीं है तो इसका मतलब है फिर आपके पैरामीटर्स में कोई खराबी है, वरना देयर इज नो रीजन कि हेयर रिडक्शन लेजर के साथ ना हो, जो क्वालिटी इक्विपमेंट आपके पास है। सो इट हैज टू बी
There has to be a reason for it. Either your parameters are not all right, लेकिन मैंने आपको कह दिया, पढ़ी लिखी डॉक्टर है, you know all the parameters, your fluids is all right, your एक और भी बात है, इसमें ये भी ख्याल करना है हमारे मरीज, when is the right time to target a hair follicle? हम लेजर का दूसरा सेशन कब करते हैं? ये आपके बात से रिलेटेड हो सकती है कि या तो प्रोलैक्टिन हाई था, या मेरे पैरामीटर्स ठीक नहीं थे, या एक तीसरी वजह भी हो सकती है कि मैं बाल को किस फेज में टारगेट कर रही हूँ. सो द लेजर will give amazing result if we will target it in the anagen phase. How would we know that the hair is in an anagen phase? जी हमें क्या पता कि कब anagen है? तो जब मरीज ने आज सेशन कराई लिया, मैंने या तो अगर मरीज कहे कि मैं डिफरेंट मैन्यूवर्स यूज कर कि मैं मरीज को कहूंगी कि आप एक बार अपने बाल वैक्स कर लो. जब अब मरीज अपने बाल सारे वैक्स कर लेगा और वो मैं उसे कहूंगी कि जब तुम्हारे बाल हल्के हल्के से निकलना शुरू होंगे, तो इसका मतलब है वो जिस फेज में थे मैंने उनको एनाजन फेज में कन्वर्ट कर दिया. वैक्स के कुछ दिनों के बाद जब उसके बाल निकलना शुरू हुआ, इसका मतलब है ग्रोथ फेज है. तो अगर मैं इस फेज में बाल को टारगेट करूंगी तो आई बिगेन विद द एनाजन फेज. मैंने मरीज के बालों को टारगेट किया और चूंकि मुझे पता है कि दोबारा बाल का एनाजन फेज 4 से 5 हफ्ते के अंदर आएगा, तो जब वो 4 से 5 हफ्ते के अंदर एनाजन फेज आएगा, मैं मरीज को कहूंगी कि जब हल्के हल्के बाल निकलना दोबारा शुरू हुए तो कम फॉर द लेजर, एंड इट कैन बी एनी टाइम फ्रॉम 3 to 5 वीक्स. जब निकलना शुरू हुए, ये नहीं कि दाढ़ी की तरह लंबे करके कैटेजन या प्लेटो फेज पे बालों को ले जाओ. जब मैं बाल को, उसमें क्या होगा, उसमें आप ये देखें जब एनाजन फेज में है तो मेरा बाल, ये मेरा हेयर शेफ्ट है और ये मेरा हेयर फॉलिकल है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये एनाजन फेज है. तो जब मैं लेजर को यहां से डालूंगी इसके अंदर तो हेयर फॉलिकल तक आके इसको मिनिएचराइज करेगा. अगर एनाजन से दूसरा कैटेजन फेज होता है, ठीक है, तो ये हेयर फॉलिकल है, ये मेरा हेयर फॉलिकल और शाफ्ट के बीच में नैरो हो गया. इसमें अगर मैं टारगेट करूंगी तो बहुत मुमकिन है कि मेलानिन जो है वो हेयर फॉलिकल तक एनर्जी ना लेके आए. और टीलोजन जो शेडिंग फेज है, ये मेरा शाफ्ट है, ये मेरा हेयर फॉलिकल है. ये देखें यहां तक टीलोजन मतलब उसने बाल लंबे किए थे, वैसे ही शेड होने वाला था, मैंने सिर्फ इसको टारगेट कर दिया और हेयर फॉलिकल तक मेरी लाइट गई ही नहीं, जिसका मतलब है वो टारगेट ही नहीं हुआ, ये वापस निकल आएगा. तो एनाजन फेज इज द वन वेयर वी हैव टू टारगेट द हेयर to get maximum result to the patient. Clinically हम decide कैसे करते हैं, 3 से 5 हफ्ते from the previous session, whenever the hair starts showing up, the tips start showing up. तो अगर आप एनाजन फेज में हेयर फॉलिकल को टारगेट करेंगे तो देयर इज नो रीजन के वो रिस्पॉन्ड ना करे. एक मेरा सवाल भी है, मुझे कोई जवाब दे दे. सजाद देगा. सजाद, सजाद किधर गया? अस्मा जी मैडम. सर दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये टेक्निकल बात है अपनी जगह. हमारे पास जब मरीज आता है और हम उसका लेजर करते हैं, हम अपने हर सिंगल मरीज को टॉपिकल स्टीरॉइड प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं. इज इट द राइट वे? शुड वी गिव आफ्टर एवरी लेजर सेशन अ एंटीबायोटिक एंड अ स्टीरॉइड क्रीम, या हमें उसे सिर्फ एंटीबायोटिक क्रीम देनी चाहिए, या हमें उसे सिर्फ स्टीरॉइड क्रीम देनी चाहिए, कि हमें दोनों नहीं देने चाहिए? दोस्त बता दो अगर जवाब नहीं पता. क्या मैं इसका जवाब दे सकती हूँ? अच्छा, बहुत अच्छा आपने डॉक्टर नीलम ये क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है स्टीरॉइड एंड एंटीबायोटिक्स का. नॉर्मली व्हाट आई डू, और मैं हमेशा दूसरों को भी रिकमेंड करती हूँ कि स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है. व्हाट वी कैन डू, वी कैन आस्क आवर पेशेंट टू आइस देयर फेस फॉर 5 to 10 minutes. जो उनके जब हम लेजर करते हैं तो हेयर फॉलिकल्स के अंदर हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से बर्न के चांसेस या पिगमेंटेशन के चांसेस आते हैं. सो इफ वी कूल डाउन दैट एरिया, द चांसेस ऑफ पिगमेंटेशन एंड बर्न रिड्यूस हो जाते हैं. स्टिल अगर किसी को जरूरत पड़े तो व्हाट आई प्रिस्क्राइब देम विद एलोवेरा जेल या कोई भी मॉइस्चराइजर एंड सनब्लॉक, दैट्स इट.
ओके, एग्रीड, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। हर वो मरीज जो हमारे से लेजर रिमूवल करा रहा है, अगर हमने पैराडॉक्सिकल हेयर स्टिमुलेशन को रोकना है और हमने कोलैटरल डैमेज या PIH को रोकना है और हमने अपने लेजर को इफेक्टिव करना है, तो ये तो रूल ऑफ थंब है कि देखो एट टाइम्स हम लेजर करते हैं, मरीज को आइस पैक देते, वो कहते नहीं आई एम फाइन, मुझे बर्निंग नहीं हो रही, मुझे कोई रेडनेस नहीं हो रही, नहीं हो रही तो भी दो, हमने उसकी स्किन को हीट अप किया है। अगर हम उसको कूल डाउन नहीं करेंगे तो हम कोलैटरल डैमेज देंगे, हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कर सकते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेट हो सकते हैं। तो कूलिंग तो मस्ट है, वो तो इसमें तो कोई दूसरी ट्राई ही नहीं है कि क्यू स्विच के बाद या ND-ACT के बाद। बहुत बार ऐसे होते हैं हम क्यू स्विच में लास्ट के लिए करते हैं बट हम कूल नहीं कराते। जब हम कूल नहीं कराते तो मेलानिन रादर ज्यादा स्टिमुलेट होते हैं। मरीज अगली बार कहते हैं मैडम आपने तो मेलास्मा के लिए किया था, ये तो बढ़ गया। क्यों बढ़ा? जो हीट हमने सप्लाई की उसने उसके क्या किया, जब हीट हमने डिलीवर की है मरीज को तो उस हीट ने उसके मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर दिया। तो आइसिंग या कूलिंग तो मस्ट है हर लेजर के बाद, अगर हमने पिगमेंट को बचाना है स्टिमुलेट होने से, और अगर हमने कोलैटरल डैमेज या पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन को बचाना है, ये तो मैंडेटरी है। अब मैं स्टीरॉइड क्रीम देती हूँ अपने हर सिंगल मरीज को आफ्टर द लेजर सेशन। वजह जब हमारे बाल को हमने टारगेट किया, वो एक प्रोटीन था, हमारे जिस्म का हिस्सा था, जब मैंने इसको टारगेट करके मिनिचराइज कर दिया, मैंने इसको जला दिया, it is no more a protein, it is no more part of our body, now it is a foreign body in my skin। जब तक वो निकल के सरफेस पे आके और शेड नहीं होती, मेरे जिस्म के अंदर फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है। तो अगर इस फॉरेन बॉडी पे मैं स्टीरॉइड क्रीम नहीं लगाऊंगी तो पेशेंट विल एंड अप विद folliculitis, which is not going to be a bacterial folliculitis, it is just an inflammation around the hair follicle which most of the time the patient end up with and come। तो मैं हर मरीज को एंटीबायोटिक नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दिस इज बेसिकली अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन। आई विल गिव माय एवरी सिंगल पेशेंट ऑफ लेजर अ टॉपिकल स्टीरॉइड एप्लीकेशन 2 से 3 दिन पोस्ट लेजर। ये मेरा सवाल था और ये इसका जवाब है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? बहुत सारी बातें रह गई। लेजर, वो भी हेयर रिमूवल लेजर में तो इतनी कहानियां मैंने सोची थी मैं पढ़ाऊंगी, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना कम है कि वी कांट डिस्कस मोर देन मैम दैट। एक और सवाल ये है कि जैसे पेशेंट जो है उसको टैटू बना हुआ है और उस एरिया में हमने करना है हेयर रिमूवर लेजर, उसके लिए प्लीज कोई बता दें टिप्स एंड ट्रिक्स। टैटू बना हुआ है और हमने हेयर रिमूवल लेजर करना है, यार वो कितने टैटू उसने बनाया है, उस जगह को टारगेट करोगी तो बर्न का रिस्क बहुत ज्यादा होगा। मेलानिन इज द क्रोमोफोर फॉर लॉन्ग पल्स, फॉर डायोड, फॉर ऑल लेजर्स। टेल हर इट्स नॉट पॉसिबल, या इफ शी इज मतलब विलिंग। जैसे जो पठान पेशेंट्स हैं इनके फेस के ऊपर होते हैं ब्लैक कलर की टैटूज और फिर वो वाला एरिया छोटा सा रह जाता है, उस पे बाल रह जाते हैं, तो उसके लिए कहो कि टैटू की शक्ल खराब होगी, सरफेस बर्न होगा, ये इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। उसमें इतना मेलानिन है, वो इतनी लेजर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यू स्विचेस करा के पहले टैटू की शक्ल कम कराए, फिर उसके बाद उस जगह के हेयर को टारगेट किया जाए, नो अदर ऑप्शन। जी और सजा। सेकंड एक और क्वेश्चन, जैसे मेलानोसिटिक निवाए होते हैं छोटे छोटे से, उनके ऊपर बहुत थिक हेयर होते हैं, तो उसके लिए भी मुझे कोई प्रिकॉशन बताएं कि उसमें बर्न का रिस्क ज्यादा है, तो उसमें कैसे करना होता है। एरिया को चिल करें और लोअर फ्लुएंस पे टारगेट करें, बिकॉज उसमें सरफेस मेलानिन इतना ज्यादा है। मैं अपने हर मरीज के कॉमन मोल के ऊपर जो है बाल को टारगेट करती हूँ, वो थिक बाल है वो रिड्यूस हो जाता है, मैं लो फ्लुएंस यूज करती हूँ, नहीं बर्न आता, डोंट वरी। लेकिन मैंने ये कहा है कि उसके साइज एंड शेप को आपने जरूर मॉनिटर करना है। पहले विजिट पे जब मरीज आते हैं उसकी तस्वीर खींच ले, बस ये करना है, बाकी उसको टारगेट करो, कुछ नहीं होता। सजाद वाइंड अप करे सेशन, मेरे घर वाले बेचैन जी हो मैडम, थैंक यू सो मच। आपको भी लेट हो रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सवाल मैम तो सिर्फ एक इतने हैं लास्ट कि खत्म ही क्वेश्चन नहीं है। होंगे।